हेलो एवरीबॉडी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नए टॉपिक को आज बात करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे प्लानिंग और प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन द वर्ल्ड, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थी, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक कि नीति आयोग के द्वारा जो 15 साल का हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट्स पर भी हम लोगों ने डिस्कस पिछले क्लास में कर लिया है। अब हम लोग अभी बात करने वाले हैं, एक नई टॉपिक रहेगी, वो हमारा बैंकिंग और मनी रहेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं। उस टॉपिक का नाम है बैंकिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, बैंकिंग, आप लोग बैंकिंग जैसे ही आता है यानी बैंक, तो बैंक किसको कहते हैं मुझे लगता है कि सब लोग जानते होंगे। बैंक का काम क्या है? तो बैंक का यदि हम कार्य की बात करें, सबसे पहले देखा जाए तो बैंक का कार्य हमारा क्या है कि किसी भी आम जनता जो होती है ना, यानी देश की कोई भी नागरिक जो होते हैं, इनका जो भी जमा पूंजी होता है यानी डिपॉजिट, तो इनकी जमा पूंजी को क्या लेता है? तो जमा पूंजी को ये स्वीकार करता है हमारी बैंक। ठीक है, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत के मुताबिक, जितनी भी उनकी ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत के मुताबिक उन्हें विथड्रॉवल जो होता है, विथड्रॉवल का मतलब होता है निकासी। ठीक है, तो विथड्रॉवल यानी निकासी, निकासी के लिए मंजूरी प्रदान करता है। ठीक है, मंजूरी, निकासी के लिए मंजूरी प्रदान करता है, तो इसको हम कहते हैं बैंक। यानी बैंक का मुख्य रूप से काम है आम जनता का जो भी उनकी जमा होती है उसे स्वीकार करना, और जैसे उनकी ज़रूरत होता है, ज़रूरत के मुताबिक उन्हें निकालने में सहयोग करना, या जब निकालने जाते हैं तो विथड्रॉवल के लिए उन्हें मंजूरी प्रदान करना, ये हमारा बैंक का मुख्य रूप से काम होता है। अब होता है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि इसके अलावे भी कोई काम है क्या? तो जी हाँ, इसका अन्य भी काम है। अन्य काम यदि देखा जाए तो क्या कहा है? तो अन्य में कह सकते हैं बहुत प्रकार के जो आपका फैसिलिटी जो होता है, तो बैंक बहुत सारे हमें फैसिलिटीज़ प्रदान करता है। जैसे आप कहेंगे ये आपका चेक बुक जो होता है, ठीक है, तो ये चेक बुक आपको इशू करती है। यह हमारा जो होता है बैंक जो होता है डेबिट कार्ड आप कहेंगे, क्रेडिट कार्ड आप कहेंगे, है ना, तो ये आपको उपलब्ध कराती है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम जो होता है हमारा ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन मोड में हमें देता है, जिसको आप डिजिटल बैंकिंग भी आप कह सकते हैं। तो डिजिटल बैंकिंग के जो फैसिलिटी होते हैं, ये डिजिटल बैंकिंग के फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करता है। इसके माध्यम से ऑनलाइन में जैसे आपका आरटीजीएस के नाम आपने सुना होगा, नेफ्ट के नाम सुना होगा, तो इसके माध्यम से आपका ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र जो होती है, वो मनी ट्रांसफ़र करने में आपका ये सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी इसकी अन्य कार्य फैसिलिटीज़ में यदि देखा जाए तो अभी के डेट में हमारा बैंकिंग जो होता है, वह बैंकिंग हमारा जो डोर टू डोर यदि हम सेवा की बात करें, तो डोर टू डोर अभी जो है बैंकिंग सर्विसेज हमें उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी आज के डेट में हमें उपलब्ध करा दी गई है, और वो होता है डोर टू डोर। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो सभी हमारा बैंकिंग का काम है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बात ये होती है कि भारत में यदि हम बैंक की बात करें तो हमारे देश में बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है। तो बैंकिंग के जो हमारा हिस्ट्री रहा है इन इंडिया यदि देखा जाए तो भारत में बैंकिंग का इतिहास एक लंबा बड़ा सा रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत आप देखिएगा तो सबसे पहली बार हमारे भारत में जो शुरू हुआ था, वह आपने सुना होगा कि 1770 ईस्वी में जब आप देखिएगा तो 1770 में, ठीक है, हमारे भारत में सबसे पहला बैंक था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबने नाम सुना होगा। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो थी, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के द्वारा 1770 में पहली बैंक खोली गई थी, और इसका जो स्थापना किया गया था ये उस समय कालकुत्ता यानी कलकत्ता आप कहेंगे, तो ये कलकत्ता में इसको खोली गई थी। और यह बैंक जो थी एक लंबे समय तक, इस समय कहेंगे लगभग 1782-83 अंतिम रूप से इसका जो फंडिंग हुआ था, तो इसको फंडिंग का जो फैसिलिटी थे वहाँ अंग्रेज़ की जो सरकार थी वो लंबे समय तक दे रही थी, तो ये बैंक चलते रहे। उसके बाद अन्य प्रकार के भी बहुत सारे बैंकिंग आए।
तो ये अंतिम रूप से यदि देखा जाए तो लगभग 1792, ठीक है, तक इसे जो था आप कहेंगे फंड उपलब्ध कराई गई। तो फंड उपलब्ध कराने के कारण यह बैंक आपका चलते रहा, लेकिन आगे चल के बैंक जो था फिर जाकर के बंद हो जाती है। अब होता है एक आपका, आगे आप देखेंगे तो एक आपका 1881 में एक आपका बैंक आएगा, और 1881 में जो आपकी बैंक आएंगी उस बैंक का नाम रहेगा आपका अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। इसके कहेंगे आप अवध कॉमर्शियल बैंक, इसका नाम दिया गया है। तो ये जो अवध कॉमर्शियल जो हमारी बैंक थी, ये अवध कॉमर्शियल बैंक को स्थापना किया गया था फैज़ाबाद में, ठीक है। फैज़ाबाद, मुगल ने नाम बदल दिया था, अभी हम लोग इसको अयोध्या कहेंगे क्योंकि मुगलों से पहले अयोध्या था और आज भी अयोध्या है। तो अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई थी, और ये अवध हमारा जो कॉमर्शियल बैंक था ये कह सकते हैं कि भारतीयों द्वारा पहले शुरू की गई थी, लेकिन हम इसको ज्वाइंट वेंचर बैंक कहेंगे, ठीक है। इसे हम ज्वाइंट वेंचर बैंक कहेंगे, वेंचर बैंक आप इसको कह सकते हैं, पूर्ण रूप से भारतीय नहीं था, ठीक है। ये ज्वाइंट वेंचर बैंक था, इसलिए ज्वाइंट वेंचर बैंक कहेंगे कि इस बैंक में भारतीय भी थे, ठीक है, और इस बैंक में विदेशी यानी जो ब्रिटिश नागरिक जो थे, ये ब्रिटिश नागरिक भी थे, और दोनों के सहयोग से ही बैंक को खोली गई, जिसका नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। और यही कारण है कि अवध कॉमर्शियल बैंक को ज्वाइंट वेंचर बैंक कहा जाता है। तो यह हम कह सकते हैं भारतीयों के द्वारा यह एक पहला प्रयास था, और पहले प्रयास के माध्यम से देश में बैंकिंग की जो शुरुआत होती है, यह बैंक की शुरुआत हमारा अवध कॉमर्शियल बैंक से स्टार्ट होता है। लेकिन पूर्ण रूप से यदि हम बात करें तो हमारे देश में पूर्ण रूप से यदि हम बैंकिंग की बात करें तो पूर्ण भारतीय बैंक यदि क्वेश्चन पूछता है, तो पूर्ण भारतीय जो हमारी बैंक थी वह पूर्ण भारतीय बैंक का नाम हमारा है पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक, आपने नाम सुना होगा। तो ये पंजाब नेशनल बैंक जो थी, इसकी जो स्थापना किया गया, यह स्थापना 1894 में की गई। और कहाँ पर किया गया, तो ये आपका लाहौर, याद रखें उस समय हमारा इंडिया था, लाहौर अभी वर्तमान में पाकिस्तान कहेंगे। तो लाहौर में लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे, वो लाला लाजपत राय के द्वारा इस बैंक की शुरुआत किया गया था। और इस तरह से आज भी हम कहेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक जो है, आज भी वर्तमान में यदि देखा जाए तो हम कहेंगे कि वर्तमान में भारत की सबसे पुरानी, ठीक है, भारत की सबसे पुरानी आपका बैंक आज भी हमारे भारत में बना हुआ है, उससे नाम है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से हमारा भारतीय बैंक है, या भारतीयों द्वारा ये बैंक की शुरुआत की गई थी, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो भारत में ऐसे 1881 में जो हम आपको बताया कि अवध कॉमर्शियल जो बैंक था वह हमारा पूर्ण भारतीय बैंक नहीं था, क्योंकि उसमें भारतीय यानी वो ज्वाइंट वेंचर था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीमित, या कह सकते हैं कि एक सीमित जो हमारा देयता था, उस सीमित देयता के आधार पर भारत की पहली जो भारतीय बैंक खोली गई उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। इज इट क्लियर। अब इसके अलावे हमारे भारत में यदि बैंकिंग के इतिहासों को देखें तो अब बहुत बड़ी लंबी एक इतिहास मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे भारत में बैंकिंग की यदि हम शुरुआत को देखें तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे 1906, 1906 आएगा, फिर 1909 आएगा, फिर आपका 1940 और एक आपका 1943, सॉरी 1800 आएगा, ठीक है, 19 नहीं, इसको 18 करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो भारत में यदि बैंक की स्थापना की बात करें तो 1806, फिर आपका 1809, 1840 और 1843, ठीक है। अब ये 3-4 जो डेट हैं इसको जल्दी से हम लोग याद करेंगे। तो 1806 में जो था इससे नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता यानी कालकुत्ता इसका नाम था। और इसी को जो है, इसी बैंक को 1809 में देखेंगे तो इसे बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बैंक ऑफ बंगाल, तो ये बैंक ऑफ जो कलकत्ता था इसी को यहाँ पर रीनेम्ड कर दी गई, यानी नाम परिवर्तन कर दिया गया, और नाम परिवर्तन करके इसे बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। इज इट क्लियर। 1840 में जो था उसको नाम दिया गया बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे नाम दे दी गई।
और एक हमारा और बैंक हुआ 1843 में, इसके नाम दिया गया बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमारे यहाँ 3 मुख्य रूप से शुरू हुए, और ये तीनों जो बैंक थे उस समय यदि देखेंगे तो भारत के इतिहास समझेंगे तो आप बंगाल हमारा, और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों का तीनों हमारा जो था ये प्रेसिडेंसी था। ठीक है, और इस प्रेसिडेंसी होने के कारण इसे प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता था। क्लियर हुआ? इसे क्या नाम दिया गया? इसे प्रेसिडेंसी बैंक नाम दिया, क्योंकि उस समय ये तीनों हमारा जो था ये प्रेसिडेंसी था। तो 1806 में हमारा बैंक ऑफ कलकत्ता था, जिसे नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दी गई। अब होता है कि जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, इस प्रेसिडेंसी बैंकों को ओवरऑल देखिएगा तो 1921 में तीनों जो बैंक थे हमारा प्रेसिडेंसी, इसे मर्ज कर दी गई। मर्ज का मतलब होता है इसे विलय कर दिया गया। ठीक है, और इसे जब विलय कर दिया गया तो 1921 में विलय के साथ एक नया बैंक बन गया, और उसका नाम दे दिया गया इंपीरियल बैंक। ध्यान देना, नाम क्या दे दी गई? एक इंपीरियल बैंक नाम दिया गया। इंपीरियल बैंक का मतलब होता है सम्राट बैंक। ठीक है, यानी राजाओं का बैंक। तो ये सम्राट जो था ब्रिटिश, तो सम्राट बैंक आप कह सकते हैं, या साम्राज्य बैंक भी कहेंगे। तो 1921 में जैसे इसको मर्ज किया गया, जो हमारा प्रेसिडेंसी बैंक था, तो मर्ज करने के बाद इसका नया नाम जो हो गई, अब हो गया इसका इंपीरियल बैंक। ठीक है, अब होता है क्या कि जो हमारी इंपीरियल बैंक थी इसको भी अब नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का मतलब होता है इसे राष्ट्रीयकृत कर दी गई। ठीक है, और नेशनलाइज आपका 1955 में कर दिया गया, और जैसे 1955 में इसको नेशनलाइज कर दी गई तो इसका नाम हो गया SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको नाम दे दी गई। क्लियर हुआ? तो यानी हम कह सकते हैं कि भारत में जो वर्तमान के परिदृश्यों को यदि आप बात करें तो हमारे वर्तमान के जो परिदृश्य है ये कुछ इस प्रकार चलती है कि सभी जो हमारे बैंक थे, सभी बैंकों को 1921 में हमने मर्ज किया, क्योंकि तीनों हमारा देश का प्रेसिडेंसी था। और जैसे तीनों को मर्ज किया तो ये हमारा इंपीरियल बना, और इंपीरियल को 1955 में जैसे ही हमने नेशनलाइज किया, तो नेशनलाइज करने के साथ ही 1955 में हमारा SBI जो था, एक तरह से कह सकते SBI की स्थापना 1955 में SBI की स्थापना हो जाती है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह से देखा जाए तो आज हम वर्तमान के दृश्यों को देखें तो हमारा SBI जो है अभी वर्तमान में देश का सबसे बड़ा हमारा कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक है, देश का सबसे बड़ा कोई कॉमर्शियल बैंक है तो उसका क्या नाम है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? और एक चीज़ और अभी याद रखिएगा, यहाँ नोट करके लिखता हूँ ऊपर में, ये तो 1955 में हमारा SBI की स्थापना हो गई। SBI की स्थापना के बाद आप देखिएगा तो 1959 में SBI के साथ जो सहयोगी जो बैंक होते हैं, ठीक है, ये सहयोगी बैंक खोले गए, और इस सहयोगी बैंक को हम लोग SBI एसोसिएट्स कहते हैं। तो याद रखना होगा, इसको हम लोग SBI एसोसिएट्स कहा जाता था, लेकिन अब ये कोई बैंक है नहीं। ये कौन कौन थे? जैसे मान लिया कुछ बैंक का नाम दे रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, नाम सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक जो थे वो थे। तो ये जो थे ये सभी के सभी आप कह सकते हैं, तो ये सभी जो थे हमारा स्टेट बैंक ऑफ एसोसिएट्स थे। ठीक है, तो ये सभी अब बैंक नहीं रहे, क्योंकि ये सभी को जो है अंतिम रूप से आप देखिएगा तो ये सभी को अब मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, और ये सभी के सभी जो मर्ज हो गए, मर्ज टू SBI, अब सभी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही मर्ज कर दी गई है। तो अब हमारे यहाँ SBI के किसी भी प्रकार के कोई एसोसिएट्स बैंक नहीं है। स्टार्टिंग में हमारे थे, लेकिन अभी 2019 तक यदि देखा जाए तो 2017 से लेकर के 19 तक यदि आप डेटा को देखेंगे तो 2019 तक ये सभी SBI के जितने भी एसोसिएट्स थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, त्रावणकोर, ठीक है, तो इसमें दुगो छूट गया, उसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर एक था। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते। अब एक्चुअली है ना, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर भी था। ठीक है,
तो अब एक्चुअली ये सब है नहीं। तो ये सारे जो थे, ये सभी बैंकों को अब एसबीआई में मुख्य रूप से जो है इस सम्मिलित कर दी जाती है। तो अब ओवरऑल यदि देखा जाए तो देश में केवल एसबीआई ही बच गई। इसके जितने भी एसोसिएट्स थे सभी एसोसिएट्स को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इज इट क्लियर? अब होता है कि भारत में यदि बैंकिंग की हम बात करें तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो भारत में हम बैंकिंग के रियल शुरुआत देखें तो हमारा रियल शुरुआत हम 1806 से ही मानेंगे। वो अलग बात है कि हम 1809 इसलिए मान के चलते हैं कि यहाँ से प्रेसिडेंसी बैंक की शुरुआत होती है। तो 1809 में बैंक ऑफ बंगाल यानी बंगाल हमारा एक प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे एक हमारी प्रेसिडेंसी थी, मद्रास एक हमारी प्रेसिडेंसी थी, और तीनों प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू की गई थी। और आगे चल करके यह हमारा देश का आज के डेट में देखेंगे तो देश के सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक के रूप में आज भी देश में काम कर रही है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हम आगे की बात करें तो देखो, भारत में यदि बैंक की बात करें तो देश का बैंकिंग का थोड़ा सा एक माइंड मैप देख लीजिएगा। हमारे देश में जो बैंक है, बैंक में सबसे ऊपर हमारा आरबीआई होता है, ठीक है। और आरबीआई के नीचे यदि देखते हैं तो इसको हम बैंक को दो भागों में बांटते हैं। पहले एक हमारे देश में जो होता है उसको कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। एक हमारा होता है शेड्यूल्ड बैंक जिसको आप हिंदी में कहेंगे अनुसूचित बैंक, और एक होता है हमारा नॉन शेड्यूल, एक हमारा होता है नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक एक होगा यानी गैर अनुसूचित बैंक। इसका हिंदी यदि हिंदी वाले जो बच्चे हैं तो इसे हिंदी में आप कहेंगे अनुसूचित बैंक, और इसे आप कहेंगे गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक आप कहेंगे, ठीक है। अब शेड्यूल्ड बैंक में हमारा दो पार्ट को हम लेते हैं, ठीक है। अब दो पार्टों में यदि देखा जाए तो यहाँ पर एक कर देते हैं कॉमर्शियल बैंक, ध्यान देना, एक हम कर देते हैं यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक। देश के जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे, और एक इसमें हम लोग कर देते हैं कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। एक कर देते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अब होगा कि सर कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन होते हैं, तो इसमें आपने तीन सुना होगा, ठीक है। इसमें हमारा स्टेट कोऑपरेटिव का नाम सुना होगा, इसमें आपने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव का नाम सुना होगा, ठीक है, और एक हमारा सोसाइटी बेस्ड होता है, ठीक है, यानी यूनिट होता है। तो इस तरह से हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। लेकिन इससे पहले दो तीन क्वेश्चन कि शेड्यूल बैंक किसको कहेंगे और नॉन शेड्यूल बैंक किसको कहेंगे। तो देखो, शेड्यूल बैंक के लिए आपको डेफिनेशन याद रखना होगा, वैसे बैंक्स जो आरबीआई के इंडेक्स या आरबीआई अधिनियम कर लो, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के इंडेक्स सेकंड में दर्ज हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह एक हमारा शेड्यूल्ड बैंक है। यानी जो आरबीआई के सारे नियमों के तहत आरबीआई के जो भी हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है वे सभी इंस्ट्रक्शंस को जो फॉलो करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि वह शेड्यूल्ड बैंक है। और जो आरबीआई के यदि सेकंड यानी आरबीआई हमारा एक्ट 1934 के जो हमारा इंडेक्स अभी हमने देखा आरबीआई एक्ट, ठीक है, तो आरबीआई एक्ट का जो हमारा इंडेक्स जो हमारी सेकंड है इसमें नहीं यदि है, नहीं आता है, तो वैसे बैंक को हम लोग नॉन शेड्यूल बैंक कहेंगे। क्लियर हुआ? तो जो आरबीआई अधिनियम 1934 के इंडेक्स सेकंड में जिसका नाम दर्ज है या जो रजिस्टर्ड है वे सारे के सारे देश में जो बैंक कहलाएंगे वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाएंगे, और जो इसमें नहीं आते हैं वे आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाएंगे। इज इट क्लियर? अब इस आधार पे हमारे देश में कॉमर्शियल बैंक की यदि बात किया जाए तो देश में कॉमर्शियल बैंक अनेकों अनेक हैं। जैसे सबसे पहला तो अब आपका एसबीआई की बात करेंगे तो एसबीआई तो आपको हमने पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक में हमारा कुछ नेशनलाइज्ड बैंक हो जाते हैं, ठीक है, देश के अंदर नेशनलाइज्ड बैंक्स हो जाते हैं। उसके अलावा यदि देखा जाए तो देश में हमारा जो होता है नेशनलाइज्ड बैंक एसबीआई हो गई। उसके बाद हमारा रीजनल रूरल बैंक होता है, रीजनल रूरल बैंक जिसको क्षेत्रीय ग्रामीण आप बैंक बोलेंगे।
इसके अलावे आपका जो होता है वो एग्रीकल्चरल बैंक होता है साहब, एग्रीकल्चरल यानी कृषक बैंक आप कहेंगे। देश के अंदर आप देखेंगे तो हमारे देश में इंडस्ट्रियल बैंक होता है, इंडस्ट्रियल बैंक होता है यानी जिसे आप औद्योगिक बैंक कहिएगा। देश के अंदर यदि देखा जाए तो कुछ हाउसिंग बैंक होता है, हाउसिंग बैंक जिसको आप आवास बैंक कहिएगा, ठीक ना। उसके अलावे हमारे देश में जो होता है कुछ फॉरेन बैंक्स होते हैं, देश में हमारा कुछ फॉरेन बैंक्स होते हैं यानी विदेशी बैंक्स होते हैं। देश के अंदर आप देखेंगे कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं, ठीक है साहब, और अन्य प्रकार के अदर्स भी कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे देश में इस तरह के अनेकों अनेक प्रकार के बैंक्स हैं। तो जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, चाहे एसबीआई की बात करें, नेशनलाइज बैंकों की बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें, कृषि संबंधित जो हमारी बैंक होती है, उद्योग संबंधित बैंक होती है, आवास संबंधित बैंक हो, ये सभी के सभी जो बैंक होते हैं हमारे देश के जो कॉमर्शियल बैंक होता है, यह कॉमर्शियल बैंक का पार्ट होता है या कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा फिगर जो है सबसे पहले आपको इमेज जो होगा ये दिमाग में आपको सेट करनी होगी, क्योंकि इस सभी पर हम एक एक करके भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यदि यस तो जल्दी से बताएंगे, हम 1 सेकंड टाइम दे रहे हैं इसको लिखने के लिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। जल्दी से करेंगे आप। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम लोग एसबीआई के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। इसके आगे की अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी आपको आरबीआई के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम नीचे पहले नीचे ही कर लेते, उसके बाद हम आगे की बात करें। आरबीआई पर जब चलेंगे तो लंबी क्लासेस चलेगी, ठीक है। तो देखो हमारे भारत में यदि हम नेशनलाइज बैंक की बात करें यानी नेशनलाइज की यदि बात करते हैं, तो देश में नेशनलाइज्ड बैंक्स से पहले हमें आरबीआई को जानना ही होगा। थोड़ा सा आरबीआई को जान लो तभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आरबीआई को ही जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो हमारा आरबीआई जो है, इसकी यदि स्थापना को देखा जाए तो इसकी स्थापना हमारे भारत में जो हुई थी वह 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई अधिनियम 1934, ठीक है। इसको वहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, 1935 कर लेना होगा। तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की हमारी स्थापना हुई। कहाँ पर? तो ये कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में हमारा आरबीआई की स्थापना हुआ। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला आपको लगता है कि ये लाइन क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत कलकत्ता में की गई। लेकिन आरबीआई की जो स्थापना हुई थी इसके लिए एक समिति बना था, यानी बार बार आपसे पूछेगा एक कमेटी, ठीक है। तो आरबीआई की कमेटी बनने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 देखेंगे। पहली बार तो 1914 में एक चैम्बरलिन जो था, चैम्बरलिन एक कमेटी बना था, लेकिन ये असफल रहा। उसके बाद इस कमेटी में देखेंगे तो 1926 से 1926 में एक आपका हिल्टन यंग कमीशन बना। और जो हिल्टन यंग कमीशन जो है इसे कहीं कहीं आपका रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। तो ये रॉयल कमीशन यानी 1926 में बना हिल्टन यंग कमीशन। इसी के सिफारिश पर, ठीक है, इसी की सिफारिश पर जो थी वो भारत में आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया। लेकिन समस्या यहाँ पर एक विकराल थी कि 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना था और एक कमीशन जो था ये 1930 में 1930 में इन्होंने अंतिम जो रिपोर्ट होता है, इन्होंने फाइनल रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया या कह सकते हैं प्रस्तुत किया। फिर भी भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक होगा
इसके बारे में चर्चा करना बहुत इम्पोर्टेंट था। और कहीं न कहीं अंग्रेज की जो सरकार थी वह भारत में आरबीआई को स्थापना करने में आज भी कहीं न कहीं असफल हो रही थी। तो इसी के बाद क्या होता है 1926 में यदि देखेंगे तो 1926 के बाद 1930 में जब हिल्टन यंग कमीशन ने अपना रिपोर्ट जारी किया, लेकिन अंग्रेज कहीं न कहीं सदमे में थे कि भारत ऐसे इतने बड़े विविध जो राष्ट्र हैं, इतने बड़े राष्ट्र के लिए कैसे केंद्रीय बैंक होंगे। तो उन्होंने सबसे पहली बार इसी समय बी आर अम्बेडकर से उन्होंने सहयोग लिया। और बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भी लगा लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, माना जाता है कि यदि बी आर अम्बेडकर नहीं होते तो भारत में आरबीआई की स्थापना नहीं होती। यानी भारत में आरबीआई की स्थापना करने में भी बी आर अम्बेडकर के बहुत बड़े योगदान थे। और बी आर अम्बेडकर का एक किताब है जो इसमें आरबीआई की चर्चा की गई है, वह है द प्रॉब्लम ऑफ मनी। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ मनी, द प्रॉब्लम ऑफ मनी, इट्स ओरिजिन, प्रॉब्लम ऑफ मनी भी मिलेगा या इसको कहीं कहीं किताब में रूपी भी मिलेगा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी भी मिलेगा। ठीक है, तो आप रूपी भी कर सकते हैं। इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये जो किताब है, इस किताब के माध्यम से भारत में कैसा एक केंद्रीय बैंक होगा, इसका कॉन्सेप्ट जो थे बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया। अब आरबीआई के कॉन्सेप्ट ये बी आर अम्बेडकर के जब द्वारा दिया गया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में, तो इसी के माध्यम से भारत में अंतिम रूप से आरबीआई की स्थापना जो हुई, ये आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दिया गया। परंतु आरबीआई की स्थापना कर दी गई, बहुत अच्छी बात था। लेकिन आरबीआई 1935 से यदि देखा जाए, 1935 से पहले देखा जाए तो आरबीआई एक हमारा निजी बैंक था, एक प्राइवेट बैंक था। और प्राइवेट जो भी बैंक्स होते हैं, प्राइवेट जो भी संस्थाएं होती हैं, उनका पहला जो मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वह होता है ज़्यादा से ज़्यादा बाजार से इनकम जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा आय जनरेट करना। इसी के कारण जो था आरबीआई जो थी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा था। देश के सामाजिक आर्थिक जो विकास होते हैं, बुनियादी ढांचा का जो विकास होता है, इसमें आरबीआई का जितना योगदान होना चाहिए आरबीआई ने उतना योगदान नहीं कर पा रहा था। और यही कारण था कि अंतिम रूप से 1 जनवरी, याद रखेंगे, 1 जनवरी 1949 को, 1949 को आरबीआई को या आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है साहब। और अब भारत सरकार जो थी इसको अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर यह होगा कि जब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई तो इस समय आप बताएंगे कि आरबीआई की स्थापना के समय भारत में पहले, है ना, क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, तो पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ऑसबॉर्नी स्मिथ, सर ऑसबॉर्नी स्मिथ, जो एक अंग्रेज था, क्योंकि अंग्रेज के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो ऑसबॉर्नी स्मिथ जो थे वे आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और इस तरह से आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखना होगा कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। 1937 में आरबीआई को कलकत्ता से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये पॉइंट को भी हमें याद रखना है कि 1935 में हमारे यहाँ आरबीआई की स्थापना हुई। और 1935 के ठीक 2 साल बाद यदि देखा जाए तो 1935 में स्थापना होता है, 1937 में आरबीआई को कलकत्ता से जो था बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए क्वेश्चन अभी बनेगा कि क्या भारत का जो हमारी आरबीआई थी, क्या यह भारत के लिए केंद्रीय बैंक का काम किया है या अन्य बैंकों के लिए भी काम किया है? इस पे आपको बहुत रोचक एक टॉपिक हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको हम बताएंगे कि आरबीआई की कैसे कैसे काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आरबीआई को एक बार और लिया जाए, फिर एक फिगर को हम देते हैं, फिर हम आरबीआई के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो यदि हम आरबीआई की बात किया जाए तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा आरबीआई जो था वो मई 1947 तक
ठीक है। म्यांमार, म्यांमार अर्थात वर्मा का केंद्रीय बैंक था, यानी सेंट्रल बैंक था। उसके अलावा यदि देखेंगे तो जून 1948 तक, जून 1948 तक हमारी जो आरबीआई थी यह पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। इसी दौर में पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक स्थापना हो जाता है और पाकिस्तान का जो है केंद्रीय बैंक का नाम जो है बाबू लोग, इसका केंद्रीय बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और जैसे ही पाकिस्तान का अपना बैंक केंद्रीय खुल जाती है, उसके बाद भारत का आरबीआई जो था काम करना बंद कर देता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और हम लोग रखेंगे, आरबीआई का आखिर कार्य क्या क्या होते हैं, है ना। तो देखो, आरबीआई के अनेक कार्य हैं। सबसे पहले आरबीआई क्या है? एक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, यह एक हमारा केंद्रीय बैंक है। दूसरा बात, यह देश की सरकारी बैंक है, ये देश की सरकारी बैंक है। तीसरा, ये बैंकों का बैंक है, ये बैंकों का बैंक है। चौथा, यह अंतिम ऋण प्रदाता है, अंतिम ऋण प्रदाता है। चौथा, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। चौथा, हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन का कार्य करता है। हमारा आरबीआई मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो देश में बैंकिंग सिस्टम जो होते हैं, बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करता है। हमारा आरबीआई, केवल अभी आरबीआई पे ही बात होगा, हमारे देश के आरबीआई सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देता है। आरबीआई देश में मुद्रा संचालन या गतिविधि नियंत्रित करता है। हमारे देश में आरबीआई मुद्रास्फीति, बाजार संकुचन या बाजार स्थिति का अध्ययन करता है। देश के आरबीआई यदि देखा जाए तो मौद्रिक नीति समिति का संचालन करता है। तो ये सारे हमारे आरबीआई के मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो काम है। और ये सभी कार्यों के प्रति हमारी आरबीआई जो होती है, देश में विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक गतिविधियां होते हैं, वह देश के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित करता है। ये क्लियर? जिससे कि हम कह सकते हैं कि देश में जो भी आर्थिक, जैसे हमारे देश में करेंसी अधिक हो जाते हैं तो मार्केट में मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है,
तो इस मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई अपना कार्य करती है। बाजार में यदि कम जाता है मुद्रा तो फिर आरबीआई क्या होता है कि जितने भी इसके पास क्वांटिटेटिव जो मेथड होते हैं, जैसे बैंक रेट होता है, सीआरआर, एसएलआर, ये सब जो होते हैं, उसको दाम, उसका रेट गिरा देता है। तो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फ्लो होने लगती है, तो मार्केट क्या होता है, संकुचन से बच जाती है। तो ये सारे सभी जो गतिविधियाँ होते हैं, वे सभी की सभी गतिविधियाँ हमारी आरबीआई करती है। यही कारण है कि आरबीआई को हम एक केंद्रीय बैंक कहते हैं, सरकारी बैंक कहते हैं, देश में बैंकों का बैंक, और देश में जितने भी हमारे बैंक होते हैं उसके अंतिम ऋण प्रदाता को भी कहा जाता है। क्योंकि देश में कोई भी बैंकों को चलने के जो फंड होता है, पैसा होता है, वह आपको आरबीआई से ही मिलती है। आरबीआई उससे समूहित करती है और जाकर के वो बैंकिंग काम करते हैं। तो ये सभी हमारा आरबीआई के मुख्य रूप से काम दे होता है। इज इट क्लियर? अब हम लोग एक एक चीज़ों को और आगे देखते हैं कि आरबीआई और क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। अब होता है कि भारत में यदि हम पैसा की छपाई से ही शुरू करते हैं, केंद्रीय बैंक, सब तो क्लियर हुआ। तो हमारे भारत में जैसा कि हमने बताया कि देश में आरबीआई जो होती है हमारा पैसा की छपाई करता है। ठीक है, यानी नोट का निर्गमन, ध्यान देंगे, नोट का निर्गमन। तो नोट का जो निर्गमन होता है हमारे देश में आरबीआई करती है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर आरबीआई के द्वारा हमारे देश में नोट का निर्गमन होता है। अब होता है आरबीआई के द्वारा नोट का निर्गमन होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 1957 से, ध्यान देना, आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, हिंदी क्या होगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत नए पैसा अर्थात मुद्रा की छपाई करता है। अरे है क्या, इसको समझते हैं। तो जब हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात करेंगे तो इसके माध्यम से इसमें भारत सरकार जो होती है, इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में हमें 200 करोड़ रुपया जो होता है, ये 200 करोड़ रुपया हमें आरक्षित रखना पड़ता है एज ए MRS यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के रूप में हमें 200 करोड़ रुपया यहाँ पर रिजर्व रखना होता है। अब ये 200 करोड़ रुपया में यदि देखा जाए तो आप कहेंगे 115 करोड़ रुपया इधर हो जाएगा और इधर आपका जो हो जाएगा 85 करोड़ हो जाएंगे। क्लियर हुआ? 85 करोड़ हो जाएगा। जहाँ पर आप देखिएगा तो 115 करोड़ जो होता है या 115 करोड़ जो होती है वह हमारा, ये मुख्य रूप से आप कहेंगे लिक्विडिटी के फॉर्म में रखे जाते हैं। ठीक है, किस रूप में? लिक्विडिटी के फॉर्म में, लिक्विडिटी फॉर्म। और लिक्विडिटी फॉर्म नहीं समझ में आए तो आप कह सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं गोल्ड होता है ना, एग्जाम्पल हम दे रहा हूँ, जैसे आपका गोल्ड होता है, जैसे आप कह सकते हैं डायमंड होता है। तो ऐसे फॉर्म जो आपको हमेशा इन द फ्यूचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मार्केट में किसी भी प्रकार की स्थिति खराब होने पर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका वैल्यू देता है, इसे हम लिक्विडिटी के फॉर्म कहेंगे। 85 करोड़ जो होता है साहब, ये 85 करोड़ हमारी जो होती है विदेशी मुद्रा के फॉर्म में रखे जाते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा फॉर्म में रखी जाती है। जैसे मान लिया जाए कि डॉलर हो जाता है, येन हो जाता है ना, यूरो हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं इस फॉर्म में जो होती है ये रखा जाता है। इसके पीछे रीजन होता है कि इन द फ्यूचर यदि किसी भी प्रकार के देश में स्थिति खराब होती है तो ऐसे स्थितियों से भारत को कैसे बचाया जाए, तो इसको देखते हुए आरबीआई जो होती है वो नोटों का निर्गमन करता है। इज इट क्लियर? और ये नोट के निर्गमन के माध्यम से हमारे देश में जो होती है नए पैसा की छपाई, ये सारे जो चीज़ें होती है वो हमारे देश में आरबीआई करती है। तो यह कॉन्सेप्ट जो था हमारे देश में, कॉन्सेप्ट बहुत पुराने चल रही है और यह हमारा 1957 से ही परंपरा चल रहा है और इस परंपरा को हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं।
तो हमेशा आरबीआई जब भी पैसा छापती है तो पहले 200 करोड़ रुपया का आरबीआई सबसे पहले अपने पास एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत एक रिजर्व रखती है, और रिजर्व के बाद ही नया पैसा हमारी छपाई जाती है। जी क्लियर। अब देश में पैसा कहाँ कहाँ छपता है ये भी पता होना चाहिए। सिक्का होता है, तो यहाँ पर दो तरह के हमारा कंसेप्ट होता है। जैसे क्वाइन एक होता है, हमारी सिक्का जो होता है, ठीक है। तो क्वाइन जो होता है इसको अंग्रेजी में हम लोग मिंटिंग कहेंगे, जहाँ से छपता है इसको मिंटिंग कहेंगे। और हमारा जो करेंसी जो होता है, करेंसी कहे तो हमारा नोट होता है, ठीक है। करेंसी कहे तो नोट्स होता है, इसको हम लोग प्रिंटिंग कहेंगे। क्लियर हो गया। इसे क्या कहेंगे आप? प्रिंटिंग कहेंगे। तो सबसे पहला हमारा सिक्का का कहाँ कहाँ छपाई होती है, तो देखो जैसे आपने सिक्का देखा हो, आप मान लो आपका सिक्का है, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि सिक्का में जैसे मान लो कि 20 गो रुपया है, ठीक है, ये 20 रुपया है। उसके नीचे देखना यहाँ पर एक ईयर रखेगा, और ईयर के नीचे देखिएगा कोई आपका एक सिंबल रहेगा। तो ईयर के नीचे जस्ट देखना, यहाँ पर लिखता हूँ ईयर के जस्ट नीचे आप देखना, तो ईयर के नीचे आपका एक सिंबल रहेगा, या तो ऐसा सिंबल बना रहेगा, या तो डॉट रहेगा, या तो स्टार लगा रहेगा, या तो कुछ न रहेगा, नन रहेगा। समझ आया। तो इस तरह के आपका जो है सिक्का में कुछ सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो नन होता है, एक कलकत्ता में जो सिक्का छपता है जिसमें कुछ नहीं सिंबल है, वो कलकत्ता का है। ये स्टार जो है आपका हैदराबाद का है, ठीक है। कहाँ का है? हैदराबाद का है। ये जो आपका डॉट है ये आपका नोएडा में छपेगा, नोएडा का जो है ये आपका डॉट रहेगा। ऐसा जो रहेगा ये बॉम्बे का रहेगा। तो हमारे देश में सिक्का की छपाई जो होती है यह मुख्य रूप से 4 जगहों पर होता है। किसी को नहीं पता होगा कि हम कैसे सिक्का को देखें, तो आप किसी भी प्रकार के आपके पास सिक्का है, सिक्का निकालो पैकेट से, और सिक्का निकाल के आप देखो कि सिक्का के ठीक नीचे देखो आपका जो होगा ईयर लिखल होगा, वर्ष, और वर्ष के ठीक नीचे देखो आपको कुछ न कुछ डॉट या कुछ न कुछ ऐसे आपको सिंबल दिखेगा। तो ईयर के जस्ट नीचे जैसे देखो हमारे पास 2 का सिक्का है, तो इस 2 के सिक्का में एक भी कहीं भी कुछ नहीं सिंबल है, तो इसको हटाते हैं, यानी कहीं नहीं है, कलकत्ता से आया है। इसको निकालते हैं, इसमें देखो 2015 लिखा हुआ है, ठीक है। देखो हमारे पास 2 रुपया का सिक्का है, रुपया है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 2 रुपया लिखा हुआ है, और इसके नीचे 2015 लिखा हुआ है, और 15 के नीचे ऐसे हमारा डॉट बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग के पास सिक्का है, सिक्का निकाल के देखो। तो ये जैसे आपका ये सिक्का जो है, तो सिक्का में देखना इस तरह का आपका हम 2 के सिक्का हमने रखा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो थी इसी पर हम बात कर रहे हैं। तो 2 रुपया का सिक्का 2015 हमारा ईयर के जस्ट नीचे देखो एगो सिंबल बना है। तो सिंबल जो है आपको मुख्य रूप से 4 तरह के रहे, 3 रहेंगे, एक में नहीं रहेगा तो कन्फर्म हो जाना। तो जहाँ पर भी डॉट बना रहेगा इससे प्रूफ हो जाएगा कि जहाँ पर डॉट है नोएडा में मिंटिंग हुआ है, जहाँ पर स्टार है हैदराबाद में हुआ है, जहाँ पर इस तरह से है बना हुआ है बॉम्बे में है, और जिसमें किसी प्रकार के कोई सिंबल नहीं है वो मान के चलना है कि वो कलकत्ता का आया है, ठीक है, या कलकत्ता में उसका मिंटिंग हुआ है। इस तरह से भारत में यदि देखा जाए तो 4 जगहों पर हमारे सिक्का की जो छपाई होती है, तो देश में 4 जगहों पर हमारे सिक्का की छपाई होती है। इज इट क्लियर। अब इससे रिलेटेड भी और क्वेश्चन आपको होगा कि सर और कहाँ हमारे, तो सिक्का के आपने बता दिया, हमारे पास करेंसी यानी नोट की छपाई कहाँ कहाँ होती है, यानी प्रिंटिंग कहाँ कहाँ होती है वो भी बता दो। चलो उसको भी बता देते हैं, फिर हम ये रुपया पे भी आते, पहले रुपया ही बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो एक हमारा जो हमने देखा, जैसे हमने क्या किया, ऐसे था है ना, और उसके बाद हमने 2 रुपया रखा, फिर यहाँ हमारा 2015 था, और यहाँ पर हमारा डॉट था। तो ये मायने सी बात है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वाइन है, ठीक है, ये हमारा 2 का सिक्का है। क्या क्या हमने इंडिकेट किया, तो ये जो हमारा इंडिकेशन, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा सिक्का जो था ये नोएडा से छप के आया है। इज इट क्लियर। तो हमने फिर से एक बार बता रहा हूँ, डॉट यदि होगा तो डॉट का मतलब ये नोएडा हो जाएगा, ठीक है। यदि मान के चलते कुछ ऐसा आकार का दिखे तो ये समझ आना कि ये बॉम्बे में सिक्का छपा हुआ है। यदि मान लिया जाए कि आपका सिक्का में स्टार लगा हुआ है तो समझ जाना है कि ये आपका जो है हैदराबाद में सिक्का छपा हुआ है, ठीक है, हैदराबाद में। और यदि नन है यानी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा तो समझ जाना है कि ये कोलकाता में ये पैसा हमारा यानी सिक्का जो है छपा है। यानी भारत में सिक्का 4 जगहों से छपती है। ये क्लियर हुआ। और जो सिक्का छपाई जाती है, क्वाइन जहाँ पर होता है जिसको क्वाइनेज कहते हैं, तो ये जो क्वाइनेज होता है ये इसको हम लोग कहते हैं मिंटिंग, ठीक है। तो जहाँ पर सिक्का की छपाई होती है उसे हम लोग कहते हैं मिंटिंग। यहाँ क्लियर हुआ।
तो ये हमारा 2 रुपया क्या है, ये 2 रुपया हमारा वैल्यू है, ठीक है। और ये 2015 हमारा क्या है, ईयर है। और ईयर के ठीक नीचे देखो आपका एक सिंबल बना हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम आइकॉनिक की बात करेंगे। तो ये हमारा भारत का रुपया का जो है ये हमारा सिंबल है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि सबसे पहले जो हमारा इंडियन करेंसी जो है इसकी ओरिजिन कैसे कैसे हुआ है, यानी इंडियन करेंसी का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो इसमें कॉम्बिनेशन यदि देखा जाए तो 2 का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला यदि देखा जाए तो एक हमारा देवनागरी जो होता है, तो इसमें देवनागरी जो हमारा स्क्रिप्ट होता है, लिपि, और एक हमारा रोमन, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा रुपया का निर्माण हुआ। अब कहो सर कैसे, तो देवनागरी में हम लोग र कैसे लिखते हैं, ऐसे र, और रोमन में आर कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब यहाँ पर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ तो कि ये जो हमारा र जो दिख रहा है ऐसे, देखो तो यहाँ से यहाँ यदि करेंगे आ गया कि नहीं, दिख गया। तो ये ऑलरेडी ए वाला जो लाइन है, ए लाइन, ये देखो तो यहाँ पर ये आ गया। अब ए लाइन हमारा र के पहले था, ये बच गया ए वाला लाइन, तो ये जो लाइन बचा है इसी को हमने यहाँ पर कर दिया, तो देखो तो बन गया। यानी देवनागरी और रोमन ये दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे भारतीय जो करेंसी है, ये भारतीय करेंसी का जन्म हुआ है। इज इट क्लियर। और इस तरह से हमारा करेंसी, ये देने वाला कौन था, तो इसका जो हमारा सिंबल होता है, ये सिंबल गिवन बाय, क्वेश्चन पूछेगा तो ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये जो हमारा सिंबल है गिवन बाय कहेंगे डी उदय कुमार। क्या नाम है भैया, डी उदय कुमार। ये कौन है, IIT बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे के ये एमटेक स्टूडेंट थे, और इन्हीं के द्वारा भारतीय करेंसी का सिंबल 2010 में दिया गया। क्लियर हुआ। तो इस तरह से भारत दुनिया का 5वां देश हो गया जिसका अपनी करेंसी का सिंबल भी मिल गई थी। इज इट क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये सभी क्वेश्चंस को आप आराम से जवाब दे दीजिएगा। तो इस तरह से जब 2010 में भारत को मिला तो हम कहेंगे इंडिया वाज द फिफ्थ कंट्री हैविंग बीन करेंसी सिंबल। तो इस तरह से पूरे दुनिया में भारत दुनिया के 5वां ऐसा देश हो गया जिसका अपना करेंसी का सिंबल प्राप्त हुआ। तो इस तरह से यदि आपको एक बार याद करा दूं तो याद करना है, जैसे हमारा डॉलर होता है, तो डॉलर कहाँ है कि अमेरिका का है ना। जैसे ये आपका पाउंड है, तो ये तो आपका डॉलर हो गया, तो डॉलर आपका अमेरिका का। ये पाउंड है, तो पाउंड कहाँ का है जी, ये पाउंड है ब्रिटेन का, पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे आपका ये येन है ना, तो येन कहाँ है, जापान का है। आपने चाइनीज रेमिंबी के नाम सुना होगा, है ना, तो आपका एक चाइनीज रेमिंबी होता है, रेमिंबी। तो ये जो चाइनीज रेमिंबी को हम लोग युआन बोलते हैं, युआन, ठीक ना, युआन बोलते हैं। और एक हमारा जो होता है एक यूरो होता है। क्लियर हुआ। ये हमारा एक यूरो होता है, यूरो, ये यूरोपियन राष्ट्रों का होता है, ठीक है। तो इसमें मायने सी बात है, चाइनीज रेमिंबी को अभी मिला, तो भारत दुनिया का ऐसा 5वां देश हुआ जिसका अपना इंडियन करेंसी का अपना सिंबल मिला, और ये मिला 2010 में डी उदय कुमार के द्वारा। इज इट क्लियर। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर अभी जानने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया। तो सारे चीज़ें हमने आपको बताया कि भारत में अभी तक हम क्वाइन की बात करेंगे तो हमारा क्वाइन का कहाँ मिंटिंग होता है। तो मिंटिंग हमने 4 जगहों पर बताया, नोएडा में होता है, बॉम्बे में होता है, हैदराबाद में होता है, और एक कलकत्ता में होता है। 4 ऐसे जगह है जहाँ पर हमारे देश में सिक्का की छपाई होती है। इज इट क्लियर। अब होता है कि हमारे यहाँ करेंसी और नोट कहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, करेंसी या नोट्स, प्रिंटिंग प्रेस। तो हमारे देश में ये प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से नोट की छपाई होती है, एक कहाँ कहाँ होता है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद,
हैदराबाद। अब हैदराबाद कहाँ चला गया? तेलंगाना में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन होगा कि आखिर ये जो संस्था हुई थी, ये संस्था कब से? तो 1982 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना करने के पीछे जो मकसद थी वह था कि दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत को खास तौर पे, क्योंकि दक्षिण भारत इधर से नॉर्थ इंडिया से बहुत दूर है, तो इसमें कहा गया था कि उनके जो भी डाक टिकट होते हैं, है ना, यानी पोस्टल ऑर्डर होते हैं या पोस्टल टिकट होते हैं, तो ये सभी सामग्री जो था उनकी मांग को पूरा करने के लिए देश में जो भी हमारा सेंट्रल जो एक्साइज हमारा प्रोडक्ट होते हैं उसको लेकर के, तो एक खास तौर पे साउथ इंडिया जो होते हैं, साउथ इंडिया वालों के लिए सरकार 1982 1982 में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद यानी तेलंगाना में, अब तेलंगाना पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश में था, इसकी स्थापना 1982 में किया गया। करेंसी प्रेस नोट एक हमारा है, करेंसी प्रेस नोट। और एक करेंसी प्रेस नोट जो है आपका नासिक के नाम आपने सुना होगा, सुना है जी? नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये नासिक आपका है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और ये जो संस्था इसका जो देखा जाए तो यहाँ पर नोट कौन कौन से छापी जाती है यही डायरेक्ट बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो नोट छापी जाती है ना, वो मात्र 2 3 4 प्रकार के नोट छापी जाती है। जैसे कहेंगे कि 10 50 100 500, 10 50 100 और 500 के जो नोट होते हैं ना, ये सभी नोट मुख्य रूप से यहाँ पर छापी जाती है। और यह छापी जो जाती है वो महाराष्ट्र के करेंसी प्रेस नोट्स जो आपका नासिक में है यहाँ पर ही छापी जाती है। ठीक है। आगे हमारा है बैंक नोट प्रेस। अगला हमारा है बैंक नोट प्रेस। तो बैंक नोट प्रेस जो है ये हमारा देवास के नाम आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में है। तो ये आपका देवास है। ठीक है। और देवास जो है आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और मध्य प्रदेश के देवास में जो होती है यह नाम है बैंक नोट प्रेस। यानी बैंक के जो भी हमारे नोट होते हैं ये सभी नोटों को यहाँ पर मुख्य रूप से देवास में छापी जाती है। और यहाँ पर 20 50 100 200 500 2000 सब। ठीक है। 20 50 100 200 500 1000। अब तो अभी तो 1000 नहीं आ रहा है ना, तो सीधे 2000 ही करना होगा। ठीक है। 500 2000 आदि के नोट हमारे यहाँ छापे जो जाते हैं यह आपका देवास से छापी जाती है। यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में इसकी पैसा की छपाई होती है। ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से उतना ही नहीं, बैंक नोट प्रेस जो ये है हमारा देवास में, यहाँ जो नोट छापने वाली जो आपका इंक होता है ना, तो इंक भी यहीं पर मुख्य रूप से बनाई जाती है। ठीक है। अब इसके अलावा भी हमारे देश में कुछ हैं, जैसे होशंगाबाद का नाम सुना होगा, सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी होशंगाबाद में है, पेपर मिल होशंगाबाद, पेपर मिल होशंगाबाद ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश। यहाँ पर भी हमारी करेंसी छापी जाती है। लेकिन यहाँ पर करेंसी से ज़्यादा यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट के जितने भी हमारा जुडिशियल पेपर जो होते हैं और नॉन जुडिशियल पेपर जो होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ याद रखिएगा जुडिशियल और नॉन जुडिशियल पेपर भी कह सकते हैं, टिकट कह सकते हैं, एटसेट्रा। ये सभी मुख्य रूप से यहाँ पर छपाई होती है। ये जी क्लियर। अब होता है शाहबनी पश्चिम बंगाल और मैसूर में। तो जो अत्याधुनिक कह सकते हैं, जो आपका मॉडर्न जो आपकी करेंसी आजकल आ रही है, ठीक है, तो ये 2 जगह होता है। एक शाहबनी है, ठीक है, एक आपका शाहबनी पश्चिम बंगाल है, और एक मैसूर शाहबनी, और एक है मैसूर कर्नाटका। तो ये 2 जगहों पर भारत में जितने भी मॉडर्न करेंसी आ रहे हैं ये सभी मॉडर्न करेंसी यहीं पर छापी जाती है। तो मुझे लगता है कि आराम से इसको भी आप याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कहाँ कहाँ पैसा छपाई होती है,
तो सबसे पहली बार हमें कहाँ जाना है भैया, तो ये हैदराबाद, ठीक है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, ये दक्षिण भारत के लिए था। खासतौर पे यदि देखा जाए तो जितने भी जुडिशियल या कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रल एक्साइज के जो पेपर होते हैं या पोस्टल ऑर्डर होते हैं या पोस्टल कह सकते हैं कि टिकट होते हैं, ये सभी 1982 से वहाँ पर छापी जाती है। नोट की यदि बात किया जाए तो भारत में नोट 2 ही जगह छापा जाता है, एक आपका नासिक में छापा जाता है और एक आपका जो है देवास में छापा जाता है। 2 जगह ही नोट छापी जाती है मुख्य रूप से। हाँ, मॉडर्न जो नोट आ रहे हैं, तो मॉडर्न जो हमारे यहाँ नोट जो छापी जाती है, मॉडर्न करेंसी आप कहेंगे, तो मॉडर्न करेंसी आपका शाहबन्नी आपका पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर छपाई हो रही है। और मैसूर, उतना ही नहीं, शाहबन्नी और मैसूर की बात करें, अभी आप देख रहे होंगे कि देश में मॉडर्न करेंसी के साथ साथ बहुत सारे मेडल बनाए जा रहे हैं, ठीक है, मेडल। तो मेडल जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड होता है, मैन्युफैक्चर्ड, तो देश में जितने भी मेडल अभी तैयार किए जा रहे हैं, चाहे हम भारत रत्न की बात करेंगे, पद्म भूषण पद्म विभूषण की बात करेंगे, तो ये सारे जितने भी हमारे मेडल भी तैयार किए जा रहे हैं, ये आज के डेट में शाहबानी और मैसूर, यही 2 जगह पर इसकी भी छपाई हो रही है या कह सकते इसको तैयार किया जा रहा है। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है ये भी आपको बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपने याद कर लिया होगा। अब होता है कि भारत में सर इतने सारे पैसा की बात कर रहे हैं, आखिर ये सब पैसा से एक टर्म हमारा आता है, उसका नाम है डिमोनेटाइजेशन, जिसको विमुद्रीकरण कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आरबीआई जो होता है विमुद्रीकरण का भी कॉन्सेप्ट लाती है, तो थोड़ा हम एक विमुद्रीकरण पे भी बात कर लेते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन सबको याद होगा। तो हमारे देश में यदि डिमोनेटाइजेशन की बात किया जाए, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, यानी इसका हिंदी होता है विमुद्रीकरण। माय गॉड, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। देखो बाबू लोग, भारत में हाल की यदि बात करें, रिसेंटली यदि बात किया जाए, तो देश में रिसेंटली हमारे यहाँ विमुद्रीकरण कब हुआ? विमुद्रीकरण होता क्या है, पहले तो ये समझना होगा। विमुद्रीकरण का मतलब होता है पुराने जो हमारे करेंसी होते हैं, ठीक है, पुराने नोट अर्थात करेंसी को प्रचलन से बंद या हटा देना तथा उसके स्थान पर नए नोटों का प्रचलन में लाना ही हमारा डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। अब भारत में यदि इस डिमोनेटाइजेशन की हम बात करें, तो ये भारत में रिसेंटली हाल की यदि बात किया जाए, तो हाल में आपका वो याद होगा सबको, है ना, 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे, है ना, मोदी जी घोषणा किए थे कि 500 और 1000 के नोट हमारे यहाँ बंद कर दिए गए थे, ठीक है साहब। लेकिन अब प्रश्न होता है कि क्या भारत में पहली बार ऐसा हुआ? तो नहीं। भारत में 1948 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, और इससे 1948 से लेकर ऐसे 1946 में भी हुआ था, ठीक है, और 1948 से लेकर के 1978 तक अपने देश में, हमारे देश में 500, 1000, 1000 और 5000, 10,000 के नोट प्रचलन में थे। बहुत लोगों को ये नहीं पता है। कुछ लोग देश में प्रश्न उठाने लगे कि सरकार ने ये 500, 1000 के नोट बंद किया और 2000 रुपया के नोट लाया था, है ना, नोट जारी किया गया और इससे देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ी थी।
लेकिन सत्य ये है कि हमारे देश में तो हाल फिलहाल में जल्दी में इसलिए किया गया क्योंकि बाजार में जो मुद्रा का संकुचन होता है न हो, पैसा की दिक्कत न हो, तो इसको लेकर के सरकार ने जल्दी जल्दी 2000 के नोट लाया। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम होगा, लोग कम रकम कहेंगे कि नोट खर्च करके एक बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में आज़ादी के बाद 1948 से लेकर के 1978 तक, सोच लो कितने साल हो गए, 48 से 78 यानी 30 साल है ना, लगभग 30 साल तक हमारे देश में बड़ी से बड़ी नोट हमारे प्रचलन में रही, जो कि सबसे बड़ा नोट इस समय हमारे यहाँ 5000 और 10,000 के नोट सबसे बड़ा प्रचलन में था। और यह नोट हमारे देश में एक लंबे समय से चलते आ रही थी, जिसे मोरारजी देसाई, जब 1978 में मोरारजी की सरकार बनती है, तो मोरारजी देसाई ने भारत में जितने भी बड़े से बड़े नोट थे सारे नोटों को बंद कर दिए, यहाँ तक कि 500 के नोट भी इन्होंने बंद कर दिया। तो देश में 500, 1000, 5000 और 10,000 के नोट जो प्रचलन में थे, ये 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बंद किया। 1948 से हमारे देश में चल रहे थे। तो सोचने वाली बात है कि यदि भ्रष्टाचार की बात करते तो स्टार्टिंग में तो ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद पुनः फिर हमारे भारत में यदि देखा जाए तो हम पुनः यानी एगेन की यदि बात करें तो हमारे देश में एगेन 2000 ईस्वी से यदि देखा जाए तो 2000 ईस्वी यानी अटल बिहारी वाजपेयी अब आ गए थे, तो 2000 ईस्वी से अपने देश में हमारे यहाँ 500 और 1000 के जो नोट थे पुनः प्रचलन में आया, प्रचलन में आया। यानी 1978 के बाद भारत में 500 के भी नोट बंद हो गए, केवल 10, 20, 50 है ना, 100 रुपया के नोट, सबसे बड़ी जो रकम हमारे यहाँ थी वह 100 रुपया के नोट ही चल रहे थे। उसके बाद पूरी के पूरे जितने भी बड़े से बड़े रकम वाले थे सारे नोट को बंद कर दी गई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई तो ये 500, 1000 का नोट जारी किए और ये चल भी रहा था। लेकिन अंतिम रूप से देखेंगे कि मोदी जी ही 2016 में इसको बंद कर दिए, 2000 नोट के जारी किए। अब 2000 का नोट भी प्रचलन में नहीं है। 2000 का नोट भी यदि देखिएगा आप तो 2023 में अंतिम रूप से इसको बंद कर दिया गया है। 2023 से कोई किसी के पास कोई करेंसी 2000 रुपया नहीं है, क्योंकि सिस्टम से इसको हटा दी गई है। और अब हमारे यहाँ केवल अभी मैक्सिमम यदि नोट की बात करें तो अभी ज़्यादातर आपको जो कौन सा मिलेगा, 500 का ही नोट मिलेगा। क्लियर हुआ? हाँ, आने वाली है 1000 की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी हमारे पास जो मैक्सिमम जो नोट है वो आपका 500 का नोट है। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग आज की सेवा यहीं रखेंगे। कल हम लोग आरबीआई की बात और लंबी करेंगे, तो नेक्स्ट डे हम लोग इस पर लंबी और बातें करेंगे, आरबीआई और जो भी इसमें हमारी चीज़ों को बची हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो आप नो डाउट बिना देर किए हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तभी जाकर के समझ में आएगी कि हाँ आप कितने समझ रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन बना रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जय रोजगार क्लासेस को आप पहुँच बनाते रहें, लोगों को बताते रहें यहाँ की पढ़ाई के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।